हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, रेड बटन को, साथ ही उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, उसको ऑल मोड पे रखें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जैसे ही मैं वीडियो डालूँ। और साथ ही वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। इससे यूट्यूब आपके वॉल पे मेरे वीडियोस को सजेस्ट करेगा, लगातार दिखाते रहेगा आपको यदि वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है प्रक्षेपण यान। ये प्रक्षेपण यान का डिटेल्ड टॉपिक है जिसमें मैं सभी प्रक्षेपण यानों के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा नोट्स है, ठीक है। नोट्स तैयार किया हुआ हूँ उसी का, ठीक है। ये सार संग्रह है। इसमें मैं पूरे कौन सा ईंधन, कौन सा ठोस ईंधन से चलता है, कौन सा क्रायोजेनिक ईंधन से चलता है, क्रायोजेनिक ईंधन पर कितना ताप होना चाहिए, सब डिटेल इसमें बताऊंगा। ये चारों प्रक्षेपण यान के लिए मतलब प्रोपल्सन डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिससे हम उपग्रहों को अर्थात सैटेलाइट को छोड़ते हैं, जिनको रॉकेट बोलते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एसएलवी के बारे में। हमारे पास कितने SLV-3 है, ASLV है, PSLV है, GSLV है और GSLV Mark 3 है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये 5 प्रकार के हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारा जो प्रथम प्रक्षेपण यान था वो SLV-3 था। तो SLV-3 यह भारत का प्रथम सफल प्रक्षेपण यान था। सफल हुआ जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यान हिंदी में 18 अप्रैल 1980 को इससे रोहिणी 1 को छोड़ा गया था। रोहिणी सीरीज 1 RS-1 इसी को बोलते हैं। इसको यह जो है वो उपग्रह है। क्या ये उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है। इसको छोड़ा गया था। प्रक्षेपण यान का नाम था SLV-3। भारत का प्रथम सफल प्रक्षेपण पुराने ACF रेंजर के पेपर पे आया हुआ है। साथ ही यदि आपको ये जो वीडियो दिख रहा है ना, इसका आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। PDF मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरे वीडियो को लॉस होता है। लोग वीडियो नहीं देखते, PDF ज़्यादा परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, या PDF ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। तो वीडियो आप देखें और ज़्यादा कोशिश करें कि PDF ना ही लें, कॉपी में नोट करें, मेहनत करें और थोड़ा कॉपी में नोट करें, ठीक है। जिनके पास समय नहीं है, जो एकदम हाउस वाइफ है या जो वर्किंग पर्सनस हैं, वो PDF परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही मेरे वीडियो हमेशा मेरे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनेंगे, इसके लिए कोई दो मत या दो राय नहीं है, ठीक है। हमेशा मेरे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनेंगे, केवल PDF के लिए, जिससे मेरे व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर ठीक रहें, उसके लिए मैंने उसको रेट कर दिया है, ठीक है, ताकि उसको लोग थोड़ा इग्नोर करें। PDF मांगने को लोग ज़्यादा इग्नोर करें, या जो इनको चाहिए वो ले सकते हैं स्टोर पे जाके। उसका लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इससे 40 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को ले जाने में सहायता मिलती है। किससे? SLV-3 से। ये 40 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जा सकता था अंतरिक्ष में। 4 चरणों वाला है, 4 स्टेज वाला है। देखिए 4 चरण, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये नंबर दे दिया हूँ। 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान 4 स्टेज में। जैसे जो कोई भी सैटेलाइट जब छूटता है तो उसके नीचे वाले पार्ट निकल कर, ठीक है, क्या स्पेस में कचरा के रूप में घूमते रहते हैं, फैलते जाते हैं, ठीक है। और अंतिम में एक छोटा सा पार्ट जाकर ही सैटेलाइट के रूप में वहाँ पर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ठोस ईंधन इसमें युक्त होता है। ईंधन को प्रणोदक बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोपेलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। भारत 6वां ऐसा सदस्य देश बन गया अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और चीन के बाद जिसने स्पेस में अपना सैटेलाइट भेजा। कौन सा नंबर का देश बन गया? 6वां देश बन गया। अमेरिका, फ्रांस, रूस मतलब सोवियत संघ है ना, सोवियत रूस और जापान और चीन के बाद भारत 6वां देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट या उपग्रह भेजा भाई, इस प्रक्षेपण के सफल होने के बाद। अब देखते हैं दूसरा, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम प्रक्षेपण इसका हुआ था 24 मार्च 1987 को, रोहिणी को छोड़ा गया था, ठीक है। ये दोनों असफल था। 13 जुलाई सन 1988 को। तो एक छोड़ा गया था 24 मार्च 1987 को रोहिणी सीरीज को, और दूसरा को छोड़ा गया था 13 जुलाई सन 1988 को। तो दोनों असफल रहा ऑग्यूमेंटेड से, संवर्धित से, ठीक है। ये जो 5 चरण वाला था, जैसे कि SLV 4 चरण थे तो इसके 5 स्टेट थे, 5 चरण वाला था। सभी में ठोस ईंधन अर्थात ठोस प्रोपेलेंट्स मतलब प्रणोदक यूज़ किए जाते थे। अब देखिए पहले और दूसरे चरण में ठोस ईंधन के रूप में STPB, इसको पूछा है अलग से इस व्यापम के CGPSC के पेपरों में कि ठोस ईंधन का नाम क्या है। तो ठोस ईंधन का नाम ये है, देखिए STPB है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ही ठोस ईंधन है।
जो कि प्रथम और द्वितीय चरण में यूज़ होता है, ठीक है, रॉकेट के अर्थात सैटेलाइट के अर्थात उपग्रह के। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, STPB बोलते हैं शॉर्ट में इसको। तीसरे और चौथे चरण में HEF-20 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ठोस ईंधन के रूप में HEF-20 का उपयोग करते हैं। और पांचवें स्टेज में फिर से वही STPB का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये 5 स्टेज वाला, 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें सैटेलाइट को बिठाएंगे और ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो है ना 100 से लेकर 150 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने हेतु बना था। कौन सा? ASLV मतलब ऑग्यूमेंटेड, मतलब संवर्धित, ठीक है। इससे ASLV D3 20 मई 1992 को सफल परीक्षण किया गया। ASLV D3 से कब परीक्षण किया गया? सफल परीक्षण 20 मई सन 1992 को। जो 87 और 88 में जो परीक्षण हुआ था रोहिणी सीरीज को, वो असफल हो गया था। लेकिन ASLV D3 को 20 मई सन 1992 को सफल परीक्षण किया गया था। किससे? ASLV से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो है वो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिख रहा है आपको? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, जो कि ध्रुवीय कक्षा में, ध्रुवों के ऊपर से जाकर चक्कर लगाने वाली कक्षा में ही सैटेलाइट को, मतलब उपग्रहों को जाकर बिठाता है। कक्षाओं के बारे में इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसको भू समकालिक, सूर्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक, ठीक है, लियो, मियो, ठीक है, नियो, इन सब प्रकार की कक्षाएं होती, सबको पढ़ाया हूँ। तो पुराना वीडियो जरूर देखें। पुराना वीडियो देखने के लिए टाइटल के बाजू में ऐसा एरोहेड, डाउनवर्ड एरोहेड बना होगा ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने का रास्ता है, वहाँ जाएं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला जो था वो PSLV G था, मतलब PSLV के अलग अलग संस्करण आता है। तो PSLV G, PSLV CA और PSLV XL। अभी एक जो उपग्रह छोड़ा गया था वो PSLV XL से छोड़ा गया था, ठीक है। तो PSLV G, PSLV CA और PSLV XL, ये 3 प्रकार के PSLV के सीरीज आते हैं। ये लगभग 1200 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने के लिए अंतरिक्ष में ले जा सकता है, ठीक है, और 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उनको स्थापित कर सकता है। ये कितने चरण वाला होता है? 4 चरण, 4 स्टेज होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पहला और तीसरा का जोड़ी बनता है। जैसे कि ऑग्यूमेंटेड में पहला और दूसरा और तीसरा चौथा का जोड़ी बनता है, वैसे ही इसमें उसकी जस्ट विपरीत इसमें पहला और तीसरा का जोड़ी बनता है और दूसरा और चौथा चरण का जोड़ी बनता है। तो पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक, मतलब प्रोपेलेंट्स, मतलब ईंधन यूज होता है, जिसको STPB बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। STPB क्या होता है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, इसका उपयोग करते हैं। जबकि दूसरे और चौथे चरण के लिए द्रव ईंधन का उपयोग करते हैं। द्रव मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट्स अर्थात प्रणोदक का उपयोग करते हैं, जिनका पूरा नाम है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन, UDMH शॉर्ट में, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और एवं N2O4, ये भी लिक्विड ईंधन है, ठीक है, N2O4, ये दोनों का उपयोग करते हैं हम लिक्विड ईंधन के रूप में। कमरे के ताप पर ये द्रव होते हैं दोनों, ये लिक्विड ईंधन दोनों जो होते हैं कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए बनाया था, प्रक्षेपित करने के लिए बनाया था। किसने? भारत ने। सुदूर संवेदी उपग्रह, जो कि दूर संचार उपग्रह हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह, उनको सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए ही PSLV बनाया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया था। और हम अभी ना वर्तमान में PSLV 48 छोड़े हैं। इसका करंट अफेयर का टॉपिक मैंने बना रखा है, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट हमने क्या छोड़ा? 48वां नंबर का PSLV छोड़ा है, PSLV C48, C सीरीज छोड़ा है हम लोग, है ना। तो क्या अभी छोड़ा लेटेस्ट वाला PSLV C48 से जो उपग्रह है वो छोड़ा गया लेटेस्ट वाला, ठीक है, जिसका नाम रीसेट है, रीसेट 2B-R1 ऐसे कुछ है, ठीक है। PSLV C48 से करंट अफेयर के टॉपिक में मिल जाएगा, साथ ही इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक और चीज़ छोड़ा गया था इसे PSLV C3 से, तो टेस्ट छोड़ा गया था, TES, भारत का पहला सैनिक उपग्रह, ठीक है, सैनिक उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह था, सैनिक उपग्रह TES था, ठीक है। PSLV C3 से छोड़ा गया था, इसे लॉन्च किया गया था। काम था चीन पाक में घुसपैठों और समुद्री सीमाओं के इलाकों की निगरानी करना, जिसे TES, टेस्ट, भारत का पहला सैनिक उपग्रह था जो PSLV C3 से छोड़ा गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं GSLV में, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस दोनों कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे कहा जाता है, भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, क्योंकि ये जो भी उपग्रह को छोड़ता है ना, वो पृथ्वी के भूस्थितिक कक्षा में जाकर छोड़ता है, मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसको स्थापित कर देता है, इस प्रक्षेपण यान से, इस व्हीकल से, ठीक है।
1800 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने के लिए। देखिए उपग्रह के वजन बढ़ते गए। पहला जो बना था एसएलवी 40 के लिए, एएसएलवी बना था 100 से 150, फिर बना 1200 किलोग्राम के लिए पीएसएलवी, फिर 1800 के लिए जीएसएलवी, और इससे भी भारी रहेंगे तो वो जीएसएलवी मार्क 3 से छोड़े जाएंगे, जैसे कि अभी के वर्तमान के चंद्रयान और गगनयान जो मिशन है। ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित करता है, जिसको भू स्थिति कक्षा कहते हैं, वहीं पर स्थापित करता है ये उपग्रहों को। कौन? ये वाला व्हीकल। ठीक है, ये 3 चरणों वाला होता है। खासियत क्या है? 3 चरणों वाला। तो पहले चरण में होता है यूज, ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। पहले चरण में एसटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाजन, जो कि एक प्रकार का ठोस ईंधन है, ठोस प्रणोदक अर्थात प्रोपेलेंट्स है। जबकि दूसरे चरण में जो यूज होता है ना, वो द्रव ईंधन यूज होता है, द्रव प्रणोदक यूज होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज होता है, जिसका नाम है अनसिमेट्रिकल डाई हाइड्रोजीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्रोजीन, है ना, यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्रोजीन, यूडीएमएच उपयोग होता है। और साथ में इसके साथ N2O4 यूज होता है। ये दोनों कमरे के ताप पर लिक्विड होते हैं। जबकि तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक ईंधन उपयोग होता है। क्रायोजेनिक ईंधन जो कि प्रणोदक के रूप में काम करेगा। अब ये क्रायोजेनिक ईंधन क्या है? देखिए क्या होता है, निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन जिसका तापमान -250 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड हो, और द्रव ऑक्सीजन जिसका तापमान -183 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, इसका दोनों का जब प्रयोग करते हैं तो उसको क्रायोजेनिक ताप कहते हैं और क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। उससे बने ईंधन को क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। एकदम सुपर फास्ट कर देता है ये रॉकेट्स को, अर्थात मिसाइल, अर्थात आपके उपग्रहों को। क्रायोजेनिक ताप क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप को, ठीक है, क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। इसको पूछा गया था, -150 डिग्री के नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इससे यहाँ से यहाँ तक के रेंज को। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है इस क्रायोजेनिक ताप में। ठीक है, पहला क्रायोजेनिक रॉकेट जो है वो अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था, उसका नाम था एटलास संटूर। पहला क्रायोजेनिक रॉकेट अमेरिका ने छोड़ा, नाम है एटलास संटूर। भारत का GSLV D1 से GSAT-1 छोड़ा गया था, पहला असफल परीक्षण। तो पहला जो रॉकेट अर्थात जो उपग्रह जो भारत ने छोड़ा, वो कौन से व्हीकल से छोड़ा? GSLV D1 से छोड़ा। कौन सा छोड़ा? GSAT-1 छोड़ा। GSLV से हमेशा GSAT छोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। GSLV से हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक्निक ही छोड़ा जाएगा। जियो स्टेशनरी, S फॉर सैटेलाइट, T फॉर टेक्निक, 1 ही छोड़ा जाएगा। मतलब 2 से 2, 3 से 3, ऐसा टाइप से बढ़ते गए हम लोग, है ना। इस प्रकार ये असफल परीक्षण था। उसके बाद हमने GSLV D2 से छोड़ा GSLV GSAT-2 को, 1800 किलोग्राम का वजन था। 8 मई सन 2013 को श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं हम जो भी रॉकेट छोड़ते हैं वो, अर्थात जो भी आपका उपग्रह छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं वो, है ना, कहाँ छोड़ते हैं? श्रीहरिकोटा, जिसे सार कहते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, छोटे से द्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस रॉकेट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिति कक्षा में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार भारत जो है वो एलिट ग्रुप में शामिल हो गया। अब ये एलिट ग्रुप क्या है भाई? इस रॉकेट को छोड़ने के बाद, इस उपग्रह को छोड़ने के बाद भारत एलिट ग्रुप में शामिल हो जाता है। एलिट ग्रुप क्या है? देखिए क्या होता है। 28 अक्टूबर सन 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्व निम्न ताप, मतलब क्रायोजेनिक ताप का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो इससे एलिट ग्रुप का क्या संबंध? ऐसे ग्रुप जो कि, ठीक है, GSLV से GSAT जैसे सुदूर संवेदी उपग्रहों को छोड़ते हैं, तो उनको एलिट ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। 28 अक्टूबर सन 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप, हिंदी में, और क्रायोजेनिक इंग्लिश में, ताप का सफल परीक्षण हमने किया। ठीक है, और भारत 6वां देश बन गया। किसके बाद? अमेरिका, रूस, चीन, जापान, यूरोपियन संघ के बाद, ये 5 के बाद भारत 6वां देश बन गया जिसने क्रायोजेनिक ताप का सफल परीक्षण किया स्वयं के घर में, और वो एलिट ग्रुप में भी शामिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं GSLV Mark 3 के ऊपर। ये अंतिम लाइन है, फिर खत्म हो गया वीडियो, समझ के चलिए। तो GSLV Mark 3 क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थात जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 थर्ड वर्जन है, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का ही संवर्धित रूप है, मतलब बढ़ा हुआ रूप है। इससे हम क्या करते हैं? ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा भारी सैटेलाइट्स को, अर्थात उपग्रहों को, पृथ्वी की भू स्थितिक कक्षा में जाकर स्थापित कर देते हैं।
इसी से हम चंद्रयान 2 को छोड़े और इसी से हम गगनयान को छोड़ने वाले हैं। जितने भी भारी बड़े बड़े उपग्रह जो बनेंगे वो GSLV मार्क 3 के द्वारा ही छोड़े जाएंगे। कहाँ छोड़े जाएंगे? श्रीहरिकोटा से छोड़े जाएंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से छोड़े जाएंगे, जिसे श्रीहरिकोटा भी कहते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो के प्लेलिस्ट प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, साथ ही प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। अलग अलग फोल्डर में बांट दिया हूं मैं आपके वोटिंग के आधार पर। जो भी काम कर रहा हूं आपके वोटिंग से कर रहा हूं, आपकी सहमति से कर रहा हूं, अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, ताकि विरोधाभास ना हो। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आपको यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही जरूरतमंदों तक शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।